तटस्थता वक्र विश्लेषण। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने ये देखा था कि दो वस्तुओं के वो कॉम्बिनेशंस जो उपभोक्ता को एक बराबर यूटिलिटी देते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो उपभोक्ता उन संयोगों के बीच में इंडिफरेंट रहेगा, यानी वो सब के सब कॉम्बिनेशन जो हैं एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आधारित होंगे। और इसको हम एक ग्राफ से अगर दिखाने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं जो वो अलग अलग रख सकता है, ठीक है, और वो ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको वो एक समान पसंद करता है, ठीक है, जो उसके लिए एक समान यूटिलिटी के हैं, जो उसको एक समान उपयोगिता देते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो वस्तुओं के लिए हमने ये एक ग्राफ खींचा, इस पे हमने वस्तु x ले ली और इस पे हमने वस्तु y ले ली। तो दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस जो उसको एक समान उपयोगिता प्रदान करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, इसकी OX1 मात्रा और इसकी OY1 मात्रा, ठीक है, उपभोक्ता को उतनी ही संतुष्टि प्रदान करती है जितनी कि मान लीजिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन, यानी इसकी OX2 मात्रा वस्तु की और इसकी OY2 मात्रा, ठीक है, उतनी ही संतुष्टि प्रदान करती है जितना मान लिया हमने कोई तीसरा कॉम्बिनेशन ले लिया, वस्तु की OX3 मात्रा और OY3 मात्रा, ठीक है, या कोई चौथा भी ले सकते हैं, यानी वस्तु की OX4 मात्रा और OY4 मात्रा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं OX1 OY1, OX2 OY2 और OX3 OY3 और OX4 OY4, ठीक, ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं उपभोक्ता के लिए एक बराबर हैं, वो उसको एक बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए उपभोक्ता जो है इन कॉम्बिनेशंस के बीच में कैसा रहेगा, तटस्थ, ठीक है। तटस्थ किसे कहते हैं, मतलब जब हम सब चीज़ों को एक बराबर नज़र से देखते हैं, हर चीज़ की वैल्यू हमारे लिए एक बराबर है, ठीक है, तो हम तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब हम एक कॉम्बिनेशन को दूसरे की तुलना में ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है, हम सारे कॉम्बिनेशंस को इस तटस्थता वक्र के ऊपर एक बराबर पसंद कर रहे हैं। तो चाहे कॉम्बिनेशन A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यूटिलिटी में एक बराबर हैं और ये एक ही तटस्थता वक्र के ऊपर आधारित हैं और ये सब के सब उपभोक्ता को एक बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि इसकी हमने विशेषताएं पढ़ी, एजम्पशंस हमने पढ़ी, ठीक है। एजम्पशंस में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, इसकी 3 मान्यताएं हैं, ठीक, क्या क्या है, पहली मान्यता बताओ, नहीं याद है। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता हमेशा कम चीज़ की तुलना में ज़्यादा चीज़ को पसंद करता है, ठीक है।
अगर हैं, वो तो विशेषताएं हैं इसकी, हम मान्यताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली मान्यता है कि उपभोक्ता एक चीज़ की कम मात्रा की तुलना में ज़्यादा मात्रा को पसंद करता है, ठीक है। अगर आपको कम दूध दिया जाए और एक गिलास में ज़्यादा दूध दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा दूध वाला गिलास उठाओगे, ठीक। यानी चीज़ों में जो संतुष्टि होती है वो निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसमें तटस्थता वक्र जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम निगेटिव संतुष्टि की चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप मान लीजिए कोई अलग से कोई वो है ए बी सी, 3 कॉम्बिनेशन है, इनकी बात नहीं हो रही है ABCD, ये 3 अलग कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। अगर ए पसंद है बी की तुलना में और बी पसंद है सी की तुलना में, ठीक है, तो ए पसंद होगा सी की तुलना में। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी यानी सकर्मकता, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, ठीक है। हिंदी में सकर्मकता कहते हैं शायद। तो ये चीज़ जो है वो लागू होगी। ये एक तरीके से ऑर्डरिंग को भी बताती है कि हम ए की तुलना में बी को पसंद कर रहे हैं, बी की तुलना में सी को पसंद कर रहे हैं, तो ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। तो हिग्स ने जब पहली बार अपना ये वो किया था पेश, तो उसने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर आधारित करके अपना तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया था। फिर उपभोक्ता जो है वो विवेकशील प्राणी है, ठीक है। अब एक और मान्यता है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आपके पास किताब होती तो मैं बता देता। इसकी हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी। विशेषताएं क्या थी? ये दाएं से बाएं की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक। क्योंकि संतुष्टि का लेवल एक बराबर बनाए रखने के लिए अगर हम एक चीज़ की मात्रा में कमी करेंगे तो दूसरी चीज़ की मात्रा में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तभी हमारी संतुष्टि एक जैसी रह सकती है, ठीक। जैसे हमारे पास मान लो वर्तमान में 5 किलो चावल हैं और 5 किलो गेहूं है, ठीक है, ये राइस और ये वीट। तो अगर हम अपनी इस मात्रा से संतुष्ट हैं, जो भी हमें संतुष्टि दे रही है, हम इस मात्रा से संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता भैया इसमें से मैं चावल आपके कम करने वाला हूँ, मैं 4 ही किलो देने वाला हूँ, तो हम ये कहेंगे अगर चावल तुम कम कर रहे हो तो हमें घाटा पड़ जाएगा, तुम फिर उसकी जगह दूसरी चीज़ बढ़ाओ, यानी गेहूं की मात्रा बढ़ाओ। और अगर वो कहता नहीं मैं गेहूं की मात्रा भी कम करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर वो चावल की मात्रा कम करेगा और एक कोई चीज़ बढ़ाएगा नहीं, ये चावल और गेहूं दोनों की मात्रा कम कर देगा, तो हमारी संतुष्टि का स्तर जो है वो गिर जाएगा। हम पहले की तुलना में ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उसने अब हमसे दोनों ही ले लिए, चावल भी ले लिया और गेहूं भी ले लिया। हम सुखी तभी होंगे, या जितने सुखी अभी हैं उतने सुखी तभी रहेंगे, जब अगर वो हमसे चावल लेता है तो उसके बदले में हमें गेहूं दे, या गेहूं लेता है तो उसके बदले में हमें चावल दे, ठीक। तो हम अपनी संतुष्टि का स्तर बनाए रखने के लिए अगर एक चीज़ की मात्रा कम होती है तो दूसरी चीज़ की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जब आप एक चीज़ की मात्रा गिरती है, यानी जब आप y अक्ष पे नीचे की ओर उतरते हो, तो आप x अक्ष पे बाएं की तरफ चलते हो, ठीक है। तो बिंदु आपके जो हैं वो इस तरीके से मूव करते हुए चले जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये जैसे सूरज होता है, ये सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी तरह उत्तल है, इसकी तरफ को ये सतह उत्तल है। तो इसी तरीके से अगर ये सूरज चमक रहा है तो ये इसके प्रति उत्तल है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या बताता है कि जो चीज़ों का बदलने का रेट होता है, अगर हम y वस्तु छोड़ रहे हैं
और उसके बदले x वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा, x वस्तु का हमारे पास स्टॉक बढ़ने लगेगा, और जो चीज़ बढ़ती है उसकी उपयोगिता कम होती है। ठीक है, उससे प्राप्त होने वाली मार्जिनल उपयोगिता कम होती है, और जो चीज़ कम हो रही होती है हमारे पास उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम हर बार x की एक निश्चित मात्रा में वृद्धि के लिए y की कम और बहुत कम मात्रा जो है छोड़ने को तैयार होंगे, या फिर हम y की एक निश्चित मात्रा में कमी के लिए हर बार जो है x की ज़्यादा मात्रा और बढ़ती हुई मात्रा की डिमांड करेंगे। तो इस वजह से ये जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या हमने ये कहा स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये जो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये घटता चला जाएगा, ये जो है वो घटता चला जाएगा। जैसे इस बिंदु के ऊपर स्लोप कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, इस बिंदु के ऊपर कितना होगा, इतना होगा, इस बिंदु के ऊपर कितना होगा, इतना होगा, और इस बिंदु के ऊपर कितना होगा, इतना होगा। तो जो रेखा है स्लोप की वो कैसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। इसका मतलब ये स्लोप जो है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है ये लगातार गिरती हुई है, इस वजह से जो है वो इसका आकार जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी दूसरी। तीसरी क्या विशेषता बताई थी कि ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, एक तटस्था वक्र जो है कभी भी एक किसी दूसरे तटस्था वक्र को काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा, कोई बच्चा बताए, आप में से कोई बताए क्यों नहीं काटेगा। जैसे मान लीजिए ये एक तटस्था वक्र है और ये एक तटस्था वक्र है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक तटस्था वक्र है, इसके ऊपर हम कहते हैं संतुष्टि का स्तर है C1, कोई हमने एक इमेजिनरी राशि मान ली C1, ठीक। और ये जो तटस्था वक्र है इसके ऊपर हम संतुष्टि का स्तर बताते हैं C2, ठीक है। अब यहाँ पे ये काटने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये हमें C2 के बराबर संतुष्टि दे रहा है, और इसको अगर हम देखें तो ये हमें C1 के बराबर संतुष्टि दे रहा है। तो एक ही बिंदु दो संतुष्टि का स्तर कैसे वो प्रदान कर सकता है, नहीं प्रदान कर सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी दो वस्तुएं हैं 20, 18, 16, 14, 10, ठीक, और 15, 13, 12, 8, 6, 2 हैं। अब मान लो हम क्या करते हैं, इसकी टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 35, ठीक। अब देखो 18 और 13 कितने हुए, 18 और 13 हुए 31, ठीक है। अब देखो ये पहली इकाई, जब हम पहली इकाई की बात कर रहे हैं तो क्या है, ये मार्जिनल उपयोगिताएं हैं, ठीक है, मार्जिनल उपयोगिताएं घटती हुई हैं। तो पहली इकाई पे हम ऐसे करके जोड़ें इसको, जरा इसको थोड़ा सा हम टोटल उपयोगिता निकालते हैं, जरा कितनी कितनी होगी। पहली इकाई की देखो TU कितनी है 20, 20 और 18 कितने हुई 38, 20 और 18 38, 38 और 16 कितने हुई 8, 6, 14 और 54, ठीक, 54 और 14 68 और 10 78,
इसकी निकालो जरा टोटल, इसको TU1 कह दो, इसको TU2 बोल दो, ठीक है। 15 28 और 28 12 40, 40 और 8 48 और 6 54, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन कितनी उपयोगिता दे रहा है। जब आप मान लीजिए आपने ये चुनी, 3 यूनिट इसकी और 3 यूनिट इसकी, ठीक है। 3 यूनिट आपने इसकी चुन ली और 3 यूनिट इसकी चुन ली। अब ये कुल उपयोगिता कितनी देगा? 54 और 40 94, 5 और 4 94। अब ये बताओ ये 94 ही तो उपयोगिता देगा, ऐसा तो नहीं है 84 उपयोगिता दे दे, ऐसा तो नहीं है ये जो है 74 उपयोगिता दे दे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक निश्चित उपयोगिता देगा, ठीक है। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो C1 भी दे दे और C2 भी दे दे, ठीक है ना, वो एक ही उपयोगिता देगा। इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं होंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? दूसरी चीज इसका अगर हम मान ले कि फिर भी काटते हुए होते हैं, ठीक है, तो मान लो यहां पे एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपको जो है ये इसका और ये इसका, ठीक, ये कुछ उपयोगिता दे रहा है और हम ये मान लेते हैं कि C2 उपयोगिता जो है वो ज़्यादा है C1 से, मान लेते हैं, एक बार को मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप यहां पे हो, ठीक है, जब आप यहां पे हो तो आप इसकी इतनी मात्रा इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी इतनी मात्रा इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे आपको जो उपयोगिता मिल रही है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप C1 देखो तो C1 के लिए इसकी इतनी मात्रा और इसकी इतनी मात्रा, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इसकी इतनी मात्रा और इसकी इतनी मात्रा आपको कितनी उपयोगिता दे रही है? C2, यानी ये जो x है OX और OY, एक हम देख लेते हैं, OX प्लस OY ये उपयोगिता दे रही है C2। अब आपने क्या किया, इसको कर दिया OX1 और प्लस OY, तो उपयोगिता दे रही है C1। लेकिन यहां पे इसकी ये मात्रा बढ़ गई, अब जब मात्रा बढ़ी तो उपयोगिता भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, C2 ज्यादा है C1 से, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये बेसिक आर्गुमेंट जो है फ्लॉड हो गया, बेसिक आर्गुमेंट ही खराब हो गया। अगर हम इसका उल्टा मान के चलें कि C1 ज्यादा है C2 से, तब भी यही चीज लागू होगी कि वो एक तरफ तो उपयोगिता ज्यादा दिखाएगी और दूसरी तरफ क्या होगा, ज्यादा मात्रा पे भी कम उपयोगिता दिखाएगी, ठीक है। यहां पे इस हिसाब से जो है इसको ज्यादा उपयोगिता मिलनी चाहिए, क्योंकि y की तो इतनी मात्रा है लेकिन x की मात्रा तो बढ़ गई। अब जब x की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब ये जो C1 है ये बड़ा है, हो गया इससे, ठीक है। लेकिन हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे C2 ज्यादा है C1 से। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट जो है किसी भी तरीके से होल्ड नहीं करता है, ठीक है। दो आपस में कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं होंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कोई बच्चा किताब लेके आया है? बेटा देखो किताब लेके आया करिए आप लोग, कम से कम 1/3 कोर्स खत्म हो गया है, ठीक है।
और उसके बावजूद भी आपके पास किताबें नहीं हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं? दिक्कत होगी नहीं होगी? तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिए। अब हम आज एक इसी में ही थोड़ा सा, चूंकि हमें एनालिसिस के लिए एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या बताई थी? इंडिफरेंस कर्व मैप। ठीक, इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है? तटस्थता मानचित्र। ये क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये कुछ तटस्थता वक्र हैं, ठीक है, ये अलग अलग उपयोगिता के स्तर को दिखाते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दिया हमने IC1, इसका नाम रख दिया IC2, इसका नाम रख दिया IC3, इसका नाम रख दिया IC4। तो IC1 के ऊपर जो बिंदु हैं, ठीक है, उससे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, मान लो C1 प्राप्त हो रही है। IC2 के ऊपर जो बिंदु हैं, उनसे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, मान लो C2 के बराबर प्राप्त हो रही है। IC3 पे C3 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और IC4 के ऊपर C4 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ये जो उपयोगिताएं होंगी वो बढ़ती हुई होंगी। C2 बड़ा होगा C1 से, C3 बड़ा होगा C2 से, और C4 बड़ा होगा C3 से। यानी इसका मतलब कि ये तटस्थता वक्र जितना ऊंचा होगा वो उतने ही ऊंचे संतुष्टि के स्तर को दिखाएगा, ठीक है, और जो नीचा होगा वो कम संतुष्टि के स्तर को दिखाएगा। अब कंज्यूमर की इच्छा क्या होगी? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास मैप है, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे संतुष्टि स्तर के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। उसकी क्या कोशिश रहेगी? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे संतुष्टि के स्तर के ऊपर पहुंचे, ठीक। मान लीजिए जैसे ये एक मात्रा है, ठीक है, OX1 OY1। अगर वो इसके ऊपर होता तो मान लीजिए क्या मात्राएं होती? OX2 और OY2। तो वो जैसे हमने एक बेसिक एजम्पशन मान के चली कि वस्तु की कम मात्रा की तुलना में ज़्यादा मात्रा पसंद करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? उसे ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद होगा या ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद होगा? Y2 वाला ज़्यादा पसंद होगा ना। उसे यहाँ पे X की भी ज़्यादा मात्रा मिल रही है और Y की भी ज़्यादा मात्रा मिल रही है। और अगर इसकी तुलना में अगर देखो, इसको देखो जरा, तो उसे ये वाला पसंद होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला। और अगर और कोई देख लो, ठीक है, तो ये वाला उसे ज़्यादा पसंद होगा। मान लीजिए हम एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेते हैं, इसको हम कहते हैं X5 और इसको हम कहते हैं Y5। अब मुझे बताओ कि इसमें 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 और इसमें उसे सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा होगा? बताओ। Y5 में उसको X की मात्रा घटानी पड़ रही है, इसकी मात्रा तो बढ़ रही है Y की, लेकिन X की मात्रा थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। तो वो इसको इन दोनों की तुलना में कौन सा उसे ज़्यादा पसंद होगा? जैसे अगर हम इसको मान ले Y4 है ये, ठीक, इसको मान ले Y3, इसको मान ले Y2, इसको मान ले हम Y1 और इसको मान ले Y5। तो वो Y4 और Y5 की तुलना में उसे ज़्यादा पसंद कौन सा होगा? दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, बताओ, सही से बताओ।
अगर हम y4 और y5 की तुलना करें तो उसे कौन सा ज़्यादा पसंद है? बताओ भाई, सोचो जरा, दिमाग दौड़ाओ। देखो, ये रहा y5 और ये रहा y4, ये दोनों तो एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं। इन दोनों से तो उसे एक बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो ये तो उसे दोनों बराबर पसंद हैं, ठीक है, और इन तीनों की तुलना में ज्यादा पसंद है। समझ रहे हो? इन दोनों में वो भेद नहीं कर सकता, लेकिन इनमें भेद कर सकता है। इसमें उसे सबसे ज्यादा y4 पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर y5 भी आ जाएगा तो वो y5 और y4 उसके लिए दोनों एक बराबर होंगे, ठीक है, चाहे y4 मिल जाए चाहे y5 मिल जाए। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऊंचे वो इंडिफरेंस कर्व के होगा, इसका मतलब उसके पास वस्तु की उतनी ही ज़्यादा मात्राएं होंगी। अब ये बताओ कि मैं चाहता हूं अपनी संतुष्टि मुझे मैक्सिमम मिले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा मिल जाए वस्तु की, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे को रोकेगी ये करने से? कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे ये करने से रोकेगी कि मैं y1 से y2 पे चले जाऊं, y2 से y3 पे चले जाऊं, y3 से y4 पे चला जाऊं? भाई जैसे मान लो आपको एक मकान पसंद है, दो मकान उससे ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको कहे कि 3 मकान रखना चाहोगे तो आप कहोगे 3 में भी क्या बुराई है, ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि भाई 4 मकान रख लो तो आप कहोगे ठीक है, एक बरेली में हो गया, एक शाहजहाँपुर में हो गया, और दिल्ली और एक बम्बई में, ठीक है। अगर किसी ने कहा भाई ये गोवा में भी ले लो एक मकान, तो अगर आपने कहा भाई मिल रहा तो वो भी दे दो। कौन सी चीज़ आपको ऐसा करने से रोकती है? आपकी असीमित इच्छाएं पूरी करने से कौन सी चीज आपको रोकती है? भाई आपके पास 5 मकान क्यों नहीं है? पैसा है ना। आपके पास एक मकान है, मैं पूछूं 4 क्यों नहीं है? 4 मकान ज्यादा अच्छे होते हैं एक मकान की तुलना में, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बजट नहीं है। यही कहोगे ना, भैया हमारा बजट नहीं है इतना कि हम 4 मकान खरीद सकें, एक ही खरीद लिए वही बहुत है, यही कहोगे। तो उपभोक्ता को उसकी संतुष्टि बढ़ाने में एक चीज का सामना करना पड़ता है, एक चीज का मुकाबला करना पड़ता है, वो उसका होता है अपनी जेब के पैसे से, ठीक है। तो जो दूसरी चीज जो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है? बजट। हम सिर्फ यही नहीं देखते कि हमें किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है या हम अपनी उपयोगिता कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमें अपनी बजट को देखने की जरूरत भी पड़ती है। हाथ अगर थक गया हो तो उसको पकड़ा दो, पकड़ लो जरा कायदे से, और हिलाना नहीं इसको, ठीक है, जरा ठीक से रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो पकड़े पकड़े हाथ थक जाता ना बेटा। अब हम आगे चलते हैं, यानी अब हम पहुंच गए किस महत्वपूर्ण चीज के ऊपर? बजट, ठीक है। अब हमें यह देखना पड़ेगा बजट की धारणा जो है किस तरीके से काम करती है, और उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा बजट रेखा क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जेब में 50 रुपए हैं, ठीक है, और इससे आप क्या खरीद सकते हैं? जैसे मान लो पेन, ठीक है, खरीदना चाहें तो 2 तरीके के पेन उपलब्ध हैं मार्केट में, ए और बी। एक 5 रुपए का आता है और एक 10 रुपए का आता है, ठीक है। एक पेन
5 रुपए का आता है और एक पेन 10 रुपए का आता है। तो अगर आप अपने सारे पैसे खर्च कर दो 5 रुपए के पेन के ऊपर, तो आप कितने पेन खरीद सकते हो? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है। और अगर आप 10 रुपए वाला पेन खरीदो तो आप कितने पेन खरीद सकते हो? 5। ठीक। हकीकत में आप क्या करोगे, कुछ पेन जो है वो 5 रुपए वाले खरीदोगे और कुछ 10 वाले खरीदोगे। ठीक है। अब अगर इसी चीज को हम ग्राफ के रूप में कहना चाहें तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम यहां पे रखेंगे पेन ए और यहां पे रखेंगे पेन बी। ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ए कितने? हमें 10 दिखाने हैं ना, छोटा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक हो गए 10 पेन। और बी की मात्रा मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है। इनको मिला दो। ठीक। ये जो रेखा है जो ये बताती है कि हम ए की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं और बी की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, इस रेखा को कहा जाता है बजट रेखा। ठीक है। ये रेखा जो हमारी क्या है? बजट रेखा। ठीक है। बजट लाइन। तो ये बजट रेखा जो है हमें ये बताएगी कि वस्तु के कौन से कॉम्बिनेशन हमारी रीच में है और कौन से कॉम्बिनेशन हमारी रीच में नहीं है। जैसे हम क्या चाहें, हम क्या कर सकते हैं, एक पेन ये खरीद सकते हैं, वो सॉरी 4 पेन ये खरीद सकते हैं और 2 पेन ये खरीद सकते हैं। ठीक। या हम 6 पेन ये खरीद सकते हैं और 4 पेन ये खरीद सकते हैं। ठीक है। यानी 6 पेन ये और 4 पेन ये। या फिर हम 4 पेन ये ले सकते हैं और 6 पेन ये ले सकते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि 2 पेन ये खरीद लें और 8 पेन ये खरीद लें। ठीक है। 2 और 8। ठीक। हालांकि मैंने थोड़ा सा मतलब इसे उल्टा लिखना चाहिए। ठीक है ना। अगर इसको लाइन हिसाब से लिखोगे तो ये क्या है, हो गया टाइम हो गया। चलो ठीक है, कल हम देखेंगे इसको, आगे देखेंगे। बंद कर दो।